Assalamu alaikum learners. Today I am going to start very important and interesting topic of English grammar, that is direct and indirect. It is also called narration. Actually narration comes from the word narrate, that means to discuss, to speak, to say, to conversate. So overall narration means the discussion, the conversation between two persons, two groups. So let's start this topic. इसमें एक बात मैं थोड़ी ऐड करना चाहूँगा लर्नर्स के, ये मेरा सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और मेरा सबसे फेवरेट ये मेरा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर. इसमें इसलिए मुझे फेवरेट लगता है कि इसके अंदर हर एक चीज़ की लॉजिक्स हैं, इसके नॉर्म, इसकी जो टर्मिनोलॉजी, इसमें जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं उनके पीछे भी उसके पीछे कोई मीनिंग्स हैं, उनके पीछे कोई मकसद है, उनके पीछे कोई वाज़ेह लॉजिक्स मौजूद हैं. तो हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को इसको. तो ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट is direct and indirect या what is narration, तो हम we can say that the discussion of any two persons, between two persons or to any group that further rediscussed with any other person or any other group, that is called narration. अगर हम गौर करें, हम अपनी रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी होने वाली जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू जब हम इनफॉर्मल वे में हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर गपशप करते हैं, तो उस गपशप के अंदर, उस कन्वर्सेशन, उस डिस्कशन के अंदर हमारा 80 to 90% जो हमारी डिस्कशन का जो पार्ट होता है वो इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर कंसिस्ट करता है. तो ये बहुत ज़्यादा डेली डिस्कशन के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो उसको डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है क्या और नरेशन है क्या. जैसे कि बता चुके हैं, narration is a discussion between any two persons, any two groups. So actually the direct and indirect, it is a combination of two different words. First one is direct, that means बराह रास्त, and second word is indirect, that means बिलवास्ता. मतलब इसमें हम ऐसी गुफ्तगू को डिस्कस करते हैं जो बराह रास्त भी हो सकती है और बिलवास्ता भी हो सकती है. तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्योंकि दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, तो हम दोनों को अलग अलग से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट मेथड. फर्स्टली डिस्कस व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड, द डिस्कशन ऑफ एनी टू पर्सन्स, two groups that further reproduced, that further rediscussed with any other person or group with the very same words without any changing. मतलब किसी शख्स की कही हुई बात को, किसी दो लोगों के दरमियान होने वाली बात को, एक ग्रुप के अंदर होने वाली बात को, गुफ्तगू को जब हम दोबारा उसी बात को किसी और के सामने पेश करें, दोबारा बयान करें, दोबारा रीडिस्कस करें, तो उसको डिस्कस करने का अंदाज़ हमारा सेम वही हो, बिल्कुल उसी अंदाज में हम उसको दोबारा बयान करें, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड. ऑल्दो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि इंसानी टेंडेंसी है कि जब इंसान एक बात को आगे कन्वे करता है, दोबारा रीडिस्कस करता है उसको, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हम उसको में चेंजिंग्स ले आते हैं, कोई तब्दीली ले आते हैं कि सीना बसीना जब बात आगे फैलती हैं तो उसमें तब्दीलियाँ आ ही जाती हैं. हमारे लिए 99.9% ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम किसी की कही बात को, गुफ्तगू को जब हम आगे किसी और के साथ पहुँचाएँ, दोबारा उसके साथ डिस्कस करें, तो हम बिल्कुल सेम एज़ वही वर्ड यूज़ करें जो उस शख्स ने जो उस डिस्कशन के अंदर यूज़ किए गए थे. लेकिन इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास कुरान पाक की है. अल्लाह ताला ने वादा किया है कि कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है. तो आप देखें कुरान पाक सदियों से हमारे सीना बसीना चलता हुआ अब किताबों कुरान पाक की तहरीरी शक्ल में भी हमारे पास मौजूद है और उसमें एक रत्ती बराबर की तब्दीली नहीं हुई, और अल्लाह ताला का वादा है कि रोज़े क़यामत तक वो ऐसे ही रहेगा. तो डायरेक्ट और जो हमारा मेथड है, इसमें हम वो डिस्कशन, वो बातचीत को डिस्कस करते हैं जो हम किसी और को दोबारा हम डिस्कस करें, लेकिन बिल्कुल उसी अंदाज़ में उन्हीं अल्फाज के साथ इस्तेमाल करें जो उस वक्त किए गए थे. आमतौर पर देखा होगा कि जब हम रूटीन में आप इस्लामियत पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें रेफरेंस देते हैं, और रेफरेंस देते वक्त क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, कि उसमें आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई कुरान पाक की आयत का तर्जमा मेंशन करते हैं. रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम हदीस का हवाला देते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको हम तहरीर करते हैं. तो इसी तरह हम मताले पाकिस्तान पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि कायदे आज़म ने फरमाया, तो उसकी हम कोटेशन का जिक्र करते हैं. तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो है हमारी वो एक किस्म की डायरेक्ट मेथड की एग्जांपल्स होती हैं. तो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं, द डिस्कशन ऑफ एनी टू पर्सन्स और ग्रुप्स दैट फर्दर रीप्रोड्यूस्ड, रीडिस्कस्ड विद एनी अदर पर्सन और ग्रुप विद द वेरी सेम वर्ड्स विदाउट चेंजिंग एंड विदाउट एनी चेंजिंग, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. किसी की कही हुई बात को, गुफ्तगू को बगैर तब्दीली लाए हुए वैसे का वैसा आगे किसी तक पहुँचाना, बयान करना, दोबारा डिस्कस करना, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड. इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमें लिखी हुई है, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम योर वेल विशर,
कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। ये किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिस्कशन की गई है। तो मैं इसको फर्दर डिस्कस करूँगा। पहले हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड को कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि ये इन्वर्टेड कॉमास में क्यों तहरीर किया गया था। तो सेकंड पार्ट इज़ इनडायरेक्ट मेथड। डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती है, तो इसमें फ़र्क क्या होगा वो थोड़ा सा एंड पे माइनस इसमें चेंजिंग्स होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं। द डिस्कशन ऑफ एनी टू पर्सन्स आर ग्रुप्स दैट फर्दर रीप्रोड्यूस्ड रीडिस्कस्ड विद एनी अदर पर्सन आर ग्रुप विद सम चेंजिंग्स विद सम न्यू वर्ड्स विद सम एल्टरेशन। ऐसी कही हुई किसी शख्स की बात, किसी ग्रोह में होने वाली, किसी दोस्त के साथ होने वाली गुफ्तगू को जब हम दोबारा किसी और के साथ शेयर करें, उसको रीप्रोड्यूस करें, रीडिस्कस करें, तो उसमें हम तब्दीली ले आएँ, अल्फाज का हेर फेर कर दें, अल्फाज की तब्दीली ले आएँ, कुछ नए अल्फाज ऐड कर दें, कुछ अल्फाज को हम डिलीट कर दें, तो उसमें चेंजिंग अल्ट्रेशन उसमें जब ले आते हैं तो वो हमारी कहलाती है इनडायरेक्ट मेथड। इसकी एग्जांपल उसी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई वेल विशर। अब इसमें हम देखेंगे चेंजिंग्स, तो यहाँ पे था ही, वहाँ पे भी ही है, यहाँ पे सेज है तो वहाँ पर टेल्स है। ये फर्स्ट हमारी चेंजिंग आ गई इसमें। मी सेम टू सेम, टू वहाँ पे था, वहाँ पे नहीं है, मी वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास था तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट आ चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आए था और वहाँ पर ही आ चुका है, जो एक और तब्दीली है। इसी तरह यहाँ पर एम था हेल्पिंग वर्ब तो वहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब, ये एक नेक्स्ट चेंजिंग है। यहाँ पर योर था और वहाँ पर योर की जगह पर माय इस्तेमाल किया गया है। तो अब देखें 1 2 3 4 5, these 5 are changes, main changes that we have done in this sentence to change the direct sentence into indirect form। तो ये डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने 5 मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की हैं, जिससे बात आगे पहुँचाने में हमने नेक्स्ट बड़ा डिस्कस की है। अब हम दोबारा आते हैं कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है इसकी बेसिकली हमारे पास अगर हम गौर करें तो लर्नर्स एग्ज़ाम के हवाले से अगर बात करें तो डायरेक्ट सेंटेंस आपका क्वेश्चन होगा और आंसर आपका इनडायरेक्ट फॉर्म होगी। मतलब आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट सेंटेंस आएगा या पैराग्राफ आएगा डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, तो आपने उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील करना है, तो ये आपका आंसर होगा। तो जैसे एक बेसिकली किसी भी अच्छा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए एक बेसिक फार्मूला है कि आप पहले क्वेश्चन को गौर से समझते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और उसके कौन कौन से पोर्शंस हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं अंडरस्टैंड करेंगे आप उसका प्रॉपरली उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चंस का जो हमारे पास एक एग्जाम्पल तौर पर सेंटेंस दिया गया है, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके कौन कौन से पोर्शंस हैं और उसके पोर्शंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी होती है इन चीज़ों के आने की। तो अगर हम गौर करें कि पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट सेंटेंस जो कि हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, इसको डिस्कस करें तो हमारे जो डायरेक्ट सेंटेंस के पार्ट्स हैं वो देखते हैं कि 2 हिस्सों पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज़ आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास एंड द सेकंड पार्ट दैट इज़ इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास तब इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर हम वो बात डिस्कस करते हैं जो बात हमारी नहीं होती, जो अल्फाज हमारे नहीं होते, जो अल्फाज किसी और के होते हैं और उनको हम एज ए रेफरेंस एज ए कोटेशन के तौर पर हम यूज़ करते हैं। जैसे कुरान पाक में इरशाद है कि हम कुरान पाक की आयत का तर्जमा उसमें कोटेशन के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हम हदीस मुबारक का जिक्र करते हैं रेफरेंस के तौर पर। किसी साइंसदान की कोई डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं रेफरेंस के तौर पर। तो वो अल्फाज जो होते हैं उसमें वो आप रत्ती बराबर तब्दीली नहीं कर सकते, वो अल्फाज क्योंकि आपके नहीं होते, वो अल्फाज किसी और के होते हैं। आप और उन अल्फाज को अमानतन आगे पहुँचाते हैं, कन्वे करते हैं। तो वो इसलिए उनको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर महफूज करते हैं क्योंकि ये पैक होते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, क्योंकि ये अल्फाज आपके नहीं हैं, ये अल्फाज किसी और के हैं जो आप आगे पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए इनको पैक किया जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास बेसिक इसकी क्वालिटी है, इसकी बेसिक इसकी रिकग्निशन पहचान है कि ये सेंटेंस जो है वो एज ए रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है और ये सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट जो मेथड है डायरेक्ट सेंटेंस है उसके से बिलोंग करता है। सपोज हम इसी सेंटेंस को यहाँ पर दोबारा री राइट करते हैं। फिर सेंटेंस था ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर। सपोज दैट एक सेंटेंस हमने लिखा ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे कोई बाहर बुला के कोई नॉक होता है, मैं बाहर जाता हूँ, मुझसे पूछता है, वो मुझे कहता है आई एम योर वेल विशर और ये कह के चला जाता है। यही बात मैं आप तक आगे कन्वे करता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम योर वेल विशर। तो क्योंकि ये अल्फाज सेम टू सेम मैंने उसी के जिसने मुझसे ये बात कही थी मैं आगे आप तक कन्वे कर रहा हूँ, इसमें तब्दीली नहीं कर रहा, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है
कि इसमें बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती कौन किसकी बात कर रहा है। मैं कहता हूँ आई एम योर वेल विशर, सपोज दैट मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा आई एम योर वेल विशर, तो मैंने आगे आप तक कन्वे किया आई एम योर वेल विशर, तो आप एक लम्हे के लिए कन्फ्यूज़ ज़रूर होंगे कि कौन किसका वेल विशर है। क्या वो दोस्त मेरा महमूद का वेल विशर है या महमूद आपका वेल विशर है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है क्योंकि मैंने सेम वही वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो मेरे दोस्त ने मुझसे कहे थे थोड़ी देर पहले। तो मैंने आगे मतलब किसी दो लोगों के दरमियान में, मेरे और उस दोस्त के दरमियान में होने वाली गुफ्तगू को मैंने रीडिस्कस किया है, दोबारा बयान किया है सेम वर्ड्स के अंदर आपके साथ, तो वो डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है। इसमें ही सेज टू मी, एग्जाम्पल तो यहाँ कुछ और भी सकता है, ही सेड टू मी, ही सेज टू देम, यू सेड टू मी, वो कुछ भी इसका सेंटेंस हो सकता है। तो ये जो है ये तो उसका बाहर वाला हिस्सा है और एक अंदर वाला हिस्सा। अगर हम गौर करें इस सेंटेंस को तो हमें वाज़े तौर पर इसके 2 पार्ट्स नज़र आते हैं। एक पार्ट वो है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है और एक पार्ट वो है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो बात है जो आपकी नहीं है, जो किसी और की बात आप आगे पहुँचा रहे हैं। तो अगर हम गौर करें तो बाहर वाला हिस्सा इसको नाम दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब मैंने जैसे पहले बता चुका था आपसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर इतना इंटरेस्टिंग है और इतना ये लॉजिकल है कि इसके नाम, इसके जो अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं उनकी भी सब की पीछे लॉजिक्स मौजूद हैं, उसके पीछे उनके बाकायदा मीनिंग्स मौजूद हैं। तो इसका हम नाम जब देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ही नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं। अगर हम गौर करें स्पीच की, मैं आपको पहले एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ स्पीच क्या होती है। A single word that uttered by our mouth is called our speech। हमारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी हमारी स्पीच कहलाता है। तो इसमें भी हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं और इसमें भी किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। सपोज दैट मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ही सेज टू मी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ही सेज टू मी, मतलब माई फ्रेंड सेज टू मी, ये मेरे अल्फाज हैं। और आई एम योर वेल विशर, ये मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड ने जो मुझसे थोड़ी देर पहले कहे थे, ये उसके अल्फाज हैं। दोनों ही अल्फाज हैं, इसलिए इसमें भी स्पीच का वर्ड यूज़ किया है और इसके अंदर भी स्पीच का वर्ड यूज़ किया है। फिर आते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में, दोनों में कॉमन है तो रिपोर्ट है और ING फोर्थ फॉर्म लगाई गई है, इसमें सेकंड फॉर्म ED लगाई गई है। तो बेसिकली रिपोर्ट इसमें दोनों में कॉमन है। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट खबर, मालूमात, स्टेटमेंट। तो इसमें भी कोई स्टेटमेंट, कोई मालूमात आपको पहुंचाई जा रही है और इसके अंदर भी मुझे कोई मालूमात दी गई थी, इसलिए हम यहाँ पर खबर के तौर पर, मालूमात के तौर पर, स्टेटमेंट के तौर पर हमने वर्ड यूज़ किया रिपोर्ट, दोनों में कॉमन लिया। अब आप टेंस पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ कंटिन्यूस टेंसेस के ऊपर। तो आपको पता है कंटिन्यूस टेंसेस में क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट वर्क होता है, ऐसी नामुकम्मल काम जो मुसलसल जारी हो, कॉन्स्टेंटली जारी हो, उसको हम इन कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। उसमें हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ तक सेंटेंस को पढ़ें, इसको छोड़ दें, यहाँ तक पढ़ें ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, मतलब बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात भी मैंने कही नहीं है, वो बात अभी जारी है, वो बात इनकम्प्लीट है और कॉन्स्टेंटली जारी भी है, रुकी भी नहीं है। तो अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, यहाँ पर थोड़ा सा स्टे आया है, कॉमा है, स्टे आया है, तो ये अभी इनकम्प्लीट वर्क है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, इसलिए हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की गई है कंटिन्यूस टेंसेस के मुताबिक। तो ये बन गया रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें अंदर कौन सी बात है, आई एम योर वेल विशर, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। ये कौन सी बात है? ये वो बात है जो कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले मेरे किसी दोस्त ने मुझसे कही थी, आज मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। तो वो बात माजी की है, पास्ट की है। जो बात उसने मुझसे चाहे एक लम्हा पहले, चाहे सालों पहले उसने मुझसे कही थी, वो बात माजी की हो चुकी है। तो इसलिए माजी के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस के अंदर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हमने रिपोर्ट से हमने यहाँ पर रिपोर्टेड कर दिया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। वो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया क्योंकि इनकम्प्लीट है, ये यहाँ पर आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। और ये वो रिपोर्ट है जो माजी में किसी ने मुझे दी थी, मैंने आपको आज करंटली आपको पे दी है। तो ये माजी की बात के अंदर कन्वे, इसके अंदर हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास्ट की, माजी की बात की होती है जो किसी ने आपसे कही होती है। जैसे कि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्कशन, हमारी जो कन्वर्जेशन है, हमारी जो नरेशन है, इसमें हम डेली की गुफ्तगू, बातचीत को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है बातचीत, गुफ्तगू। तो वो गुफ्तगू डिस्कस करते हैं जो हमने किसी दोस्त से, किसी दो ग्रुप्स के दरमियान में, दो दोस्तों के दरमियान में की गई होती हैं। उस बात को आगे हम रीडिस्कस करते हैं, तो दोबारा बयान करते हैं। तो ये वो माजी वाली बात है जो पहले कही गई थी, अब दोबारा रीप्रोड्यूस की जा रही है, रीडिस्कस की जा रही है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम मज़ीद इसको फोकस करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच पहला पार्ट था और जो रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पार्ट था, इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसके अंदर। तो पहले हम गौर करते हैं, पहला जिस था उसमें था, इसी सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, सेंटेंस और भी हो सकता है, इस एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ही सेज टू मी, ये हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास एक सेंटेंस था। इसमें ही क्या है, जैसे सब्जेक्ट,
फाइल, काम करने वाला, डूअर, परफॉर्मर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेज क्या है? सेज इट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। टू इसमें प्रीपोजिशन है और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमने ये डिस्कवर किया आज कि रिपोर्टिंग स्पीच में पॉसिबल ये हो सकता है कि इसके अंदर मैक्सिमम 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। बट उनमें से फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, सब्जेक्ट एंड रिपोर्टिंग वर्ब आर द मोस्ट नेसेसरी। ये दोनों बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट नेसेसरी हैं। इनके बगैर फ़िक्रा नहीं बन सकता। सब्जेक्ट का होना भी लाजमी है, रिपोर्टिंग वर्ब का होना भी बेहद लाजम है। बाकी प्रीपोजिशन आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए तो फ़िक्रा और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। नहीं भी आएगा तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे पहले मैं एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, उसमें डिस्कस कर चुके थे कि हम सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है किसी भी सेंटेंस के लिए। तो इस तरह यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना